नमस्कार। आज हम श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप का वाचन व व्याख्या करने जा रहे हैं। श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप उनके अंतिम कविता संग्रह मगध से ली गई है। इस कविता संग्रह में संग्रहित कविताएं तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उनके अंधकारमय भविष्य को बहुत ही प्रभावी तरीके से रेखांकित करती हैं। श्रीकांत वर्मा के अपने शब्दों में इन कविताओं का मुख्य सरोकार मृत्यु, संहार और नैतिक क्षय है। उनकी कविता हस्तक्षेप में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहां किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहां मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य क्यों चुप है। तो देखें, पहले पढ़ लिया जाए इस कविता को। शीर्षक है हस्तक्षेप। जरा ध्यान से सुने। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी? क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या है? लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों, कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य मरता क्यों है। बहुत ही सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसे इसमें कोई सरलार्थ की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारे शब्द जो हैं आम बोलचाल की भाषा के हैं। बस हमें इसमें सांकेतिकता देखनी है थोड़ी, और थोड़ी विवेचना करनी है। कोई छींकता तक नहीं इस डर से। अब मगध जो है, मगध एक बिंब प्रयोग किया गया है, संकेतात्मक अर्थ है मगध का, कि सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटीज जो हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड सभ्यताएं जो हैं, वहां पे किस तरह से निरंकुशता पनपने लगती है, वो देखिए जरा। और उसका सत्ताओं का विरोध बहुत ज़रूरी होता है, उनके गलत कामों का विरोध करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक साहित्यकार का फर्ज भी होता है। तो उसी पे कहा है इन्होंने। और मगध सिंबॉलिक है, सारी सत्ताओं के लिए सिंबॉलिक है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये जो कविता है बिल्कुल सार्थक है। मगध कोई भी स्थान हो सकता है, सिर्फ मगध के लिए ये बात नहीं कही गई है। कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। अब नियम है कि शांति बनी रहनी चाहिए, तो कोई छींके तक ना, यानी अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक जो इच्छाएं या ज़रूरतें हैं, वो तक पूरी ना करे कोई। क्यों? इस डर से कि कहीं शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। कड़े नियम हैं कि मगध को अगर मगध बनाए रखना है, एक विकसित राज्य बनाए रखना है, तो उसमें शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है, यानी मगध को शांति का पर्याय बना दिया गया है। अब ये शांति कैसी है? ये शांति स्वाभाविक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, बल्कि घुटी घुटी सी शांति है ये। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। दुख है, तकलीफ है, कष्ट हैं, दमन हो रहा है, दलन हो रहा है, लेकिन तकलीफों के बावजूद, तमाम तकलीफों के बावजूद कोई चीखे तक नहीं। क्यों?
ऐसा ना हो कि व्यवस्थाओं में दखल पड़ जाए। मगध है तो व्यवस्था, मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। अब ये व्यवस्था है कि कुव्यवस्था है, ये बात विचारणीय है, लेकिन इस बात के लिए आवाज उठाने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। अब व्यवस्था अगर मगध में नहीं रही तो कहाँ रहेगी, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, अरे मगध में भी अशांति है, व्यवस्था नहीं है। मतलब इमेज मेकिंग की बात, कि किस तरह से इमेज बनाई जा रही है राज्य की, राष्ट्र की। लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, कि बाहरी लोगों की जिनकी हिम्मत होती है वो ये भी कह देते हैं कि मगध तो सिर्फ कहने को मगध है, रहने को नहीं, कि रहने लायक नहीं है मगध, सिर्फ कहने भर को है, कि अब वो पहले सी बात नहीं है वहां पे। यानी कुछ लोग हैं गिने चुने जो इस सच को उजागर करने का की हिम्मत रखते हैं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए, कि अब टोका टाकी नहीं होती है गलत कामों पे सरकार के, राजतंत्र के, कि कहीं ऐसा ना हो कि टोकने का रिवाज बन जाए, कि एक व्यक्ति ने आवाज उठाई तो दूसरा भी उठाएगा, बाकियों की भी हिम्मत बढ़ेगी, तो रिवाज ना बन जाए, इस वजह से कोई टोकता नहीं है। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप, कि एक बार जब शुरू हो जाता है, लोग आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं है, ये रुकेगा नहीं। इसलिए शुरू में ही इस तरह के विरोधों को कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। अब मगध निवासियों को क्या है, वैसी व्यवस्था की आदत पड़ गई है, वो कतराते हैं आवाज उठाने से। तो कभी क्या कह रहा है श्रीकांत वर्मा जी, क्या कहते हैं, तुम जितना मर्जी कतराओ, जितना मर्जी बच के चलो, लेकिन हस्तक्षेप करने से बच तो नहीं सकते। खुद ब खुद होगा हस्तक्षेप, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। कि अब सोचने वाली बात है कि किसी का इतनी हद तक दमन और दलन हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई, और जब उसकी लाश को ले, उसकी शव यात्रा जा रही है नगर के बीचों बीच से, तो वो जो शव है वो खुद ब खुद सवाल खड़े कर रहा है कि मनुष्य मरता क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे। तो जब एक मुर्दा ये बात कह सकता है चुप रह के भी, तो जीवित लोगों के लिए ये बात जो है एक चुनौती की तरह पेश की गई है, कि एक मुर्दा तक सवाल खड़े कर रहा है जाते जाते, तो आप लोग सत्ता के विरोध में आवाज क्यों नहीं उठाते। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।